सो गाइज वेलकम बैक हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट मास्टरी कोर्स में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और इंसाइटफुल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। यस गाइज, जो हम सीखने वाले हैं आगे चल के इस कोर्स के अंदर, जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ सिर्फ एआई का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा कई और टाइप्स होते हैं, कई और पार्ट होते हैं, कैटेगरीज होती है एआई के अंदर, जो कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूँ यहाँ पे, तो कुछ ये मैंने यहाँ पे आपको पार्ट्स या फिर टाइप्स मेंशन करे हुए हैं। इसके अलावा भी कई होते हैं, बट मैंने बेसिक वाले जो मेन वाले हमारे टाइप्स ऑफ एआई है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सारे एआईज़ को और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, क्या इनका काम होता है, उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा नैरो वीक एआई। नैरो और वीक एआई इसे कहा जाता है, या फिर आप इसे ANI भी बोल सकते हैं। अब इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है पिछले कुछ वीडियोस में। हमने नैरो एंड वीक एआई के बारे में एंड जनरल एआई के बारे में, दोनों के बारे में हमने बात किया हुआ है पिछली वीडियोस में। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि नैरो या फिर वीक एआई असल में होता क्या है। बेसिकली जो एआई जिसको सिर्फ स्पेसिफिक टास्क होता है और उसके अलावा या फिर उस कैटेगरी के बाहर, उस टास्क के बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे नैरो या फिर वीक एआई बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, इसके अलावा हमारे चैटबॉट्स हो गए, या फिर कुछ जो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन हो गया, हमारे ई कॉमर्स ब्रांड जो वेबसाइट्स होते हैं उनके अंदर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होते हैं, तो वो भी एआई बेस्ड होते हैं। एआई बेस्ड मतलब वो आपके पसंद नापसंद, आपने कार्ट के अंदर क्या डाला, आपने आपकी प्रीवियस जो शॉपिंग है उन सारी हिस्ट्री को चेक करके वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देता है। ऐसा ही नेटफ्लिक्स के अंदर भी होता है, आपके पसंद नापसंद प्रीवियस वॉच हिस्ट्री को देख के वो आपको नए शोज़ रिकमेंड करता है। तो ये सिर्फ उतने तक ही लिमिटेड होता है, इसलिए इसे वीक एआई या फिर नैरो एआई कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो जनरल एआई होता है उसका काम क्या होता है, वो चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर, उसको अंडरस्टैंड करके, इवेल्युएट करके, उसके हिसाब से देन डिसीजन भी ले सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जनरल एआई या फिर AGI। यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें, आप साथ में पढ़ते हुए जा सकते हैं, जैसे कि ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग AI or AGI, artificial general intelligence, possesses human-like cognitive abilities and can understand, learn and perform any intellectual task that a human can. राइट, इसका मतलब यही है कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग होती है उसकी, वो समझ सकता है चीज़ों को, सीख सकता है और फिर उसी के हिसाब से वो परफॉर्म कर सकता है जैसा कि कोई ह्यूमन करता है। ठीक है, इसलिए इसे AGI कहा जाता है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक और हमारे पास टाइप ऑफ एआई है जो कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसे कहा जाता है ASI। अब इस लेवल का जो एआई होता है वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को भी पार कर देता है। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ कंप्यूटराइज्ड है या फिर कोई कंप्यूटर है, तो वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा फास्ट चीज़ों को कर सकता है, डिसीजन फास्ट ले सकता है, कैलकुलेशंस फास्ट कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड, समझना, वो सारी चीज़ें ह्यूमन जो ब्रेन है उससे भी तेज़ कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके के एआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी थोड़ा फास्ट काम करता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ अ हाइपोथेटिकल लेवल ऑफ एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब हर कैटेगरी में, यहाँ पे सीखने, अगर सीखने की बात हो, उस चीज़ को समझने की बात हो, सीख के एक्सपीरियंस लेने की बात हो, या फिर डिसीजन मेकिंग हो, सारे एस्पेक्ट्स में जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से काफ़ी फास्ट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एआई टाइप है हमारा मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग हम आजकल काफ़ी सुनते हैं, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होता क्या है एक्चुअली। बेसिकली जो लर्निंग, जो एआई की लर्निंग की एबिलिटी होती है उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। तो किसी किसी जगह पे सिर्फ मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई कहा जाता है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग वाकई में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे रीड करेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे कि अ सबसेट ऑफ एआई, बेसिकली अ सब कैटेगरी ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स दैट अनेबल मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। राइट, अब मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते होंगे, वो भी मशीन लर्निंग का थोड़ा सा यूज़ करते हैं, थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा होता है वो डे बाय डे और धीरे धीरे उसके अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, तो उस डेटा को वो सीख कर, उस डेटा की मदद से आगे की चीज़ों को वो ज़्यादा एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे की
जो डिसीजंस होते हैं या फिर आगे के जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा एक्यूरेटली देते हैं। इसी चीज़ को मशीन लर्निंग कहा जाता है। मतलब जो प्रीवियस डेटा है या फिर जो ऑनगोइंग डेटा उसको मिल रहा है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, उस डेटा को एनालाइज करके उस डेटा से सीख कर वो आगे की चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। देन डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का ही और बोल सकते हो एक सब कैटेगरी है। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर भी एक उसका एक छोटा पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट के अंदर पार्ट काफ़ी दूर तक ये जो एआई की पूरी फैमिली है, जो टाइप्स ऑफ एआई है वो फैली हुई है। इवन मैंने यहाँ पे कई सारे एआई टाइप्स ऑफ एआई मेंशन भी नहीं करे, जो मैंने मेन है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वही सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो डीप लर्निंग बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मशीन लर्निंग से भी थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाना पड़ता है, जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और डीपली समझना होता है। यहाँ पे एक चीज़ का, एक टर्म का यूज़ किया गया है जिसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके ह्यूमन ब्रेन जैसी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। और ये न्यूरल नेटवर्क जो है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। मतलब ह्यूमन ब्रेन भी कुछ इस तरीके से ही बना होता है, न्यूरल नेटवर्क से होता है। राइट, तो इसमें हमने जस्ट आर्टिफिशियल जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर वो चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ का काम क्या होता है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। जैसे कि आपने बार्ड एआई शायद यूज़ किया होगा, गूगल का जो है, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है आप इमेज भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं और इमेज के बेसिस पे आप उससे कंटेंट लिखवा सकते हैं। वो कैसे होता है, वो डीप लर्निंग की मदद से होता है, सो दैट कि वो डीप लर्निंग की वजह से उस इमेज को समझ पाता है, देन उसके हिसाब से वो कंटेंट लिखता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अपने गूगल का स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यूज़ किया हुआ, कई जगहों पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे भी आप गूगल पे सिंपली जाते हैं, यहाँ पे आपको एक माइक दिखता है, राइट। यहाँ पे आप बोलेंगे तो ये चीज़ वो समझ पाता है, देन उसके हिसाब से वो फिर रिजल्ट ला के आपको देता है। तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वगैरह वो भी डीप लर्निंग का पार्ट होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी उसी चीज़ का पार्ट है। यहाँ पे वो लैंग्वेज प्रोसेस कर पाता है। ट्रांसलेट के अंदर आप जाते हैं, गूगल का जो ट्रांसलेट यूज़ करते हैं आप, यहाँ पे भी आप बोलकर भी आप उस चीज़ को समझा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में समझा सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस की तो कोई सीमा ही नहीं है, इतने लैंग्वेजेस यहाँ अवेलेबल है, राइट। तो ये किस तरीके से हो पा रहा है, डीप लर्निंग की मदद से, राइट। तो ये था डीप लर्निंग। अब थोड़ा सा हम अगले पे चलते हैं। यहाँ तो हमने इस लिस्ट में कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट हम चलते हैं इस साइड। ठीक है, तो अब है हमारा एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली एआई का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा गाइस डिफरेंट टाइप की चीज़ हो जाती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आप एआई को रिवॉर्ड करते हैं अगर वो चीज़ों को सही तरीके से कर पाता है या फिर सही जवाब देता है। जो भी आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी आप उससे करवाना चाहते हैं, अगर वो सही तरीके से कर पाता है तो उसके बदले में आप उसे रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है काम करती है। एंड ये भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, और एज यू कैन सी यहाँ मैंने मैंशन किया हुआ है मशीन लर्निंग, राइट। देन इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है रोबोटिक्स। ऑब्वियसली रोबोटिक्स के अंदर भी हमारा जो एआई है वो तो यूज़ होता ही है। रोबोटिक्स तो आप दुनिया भर के देखते ही होंगे, ठीक है, किस किस तरीके के आजकल रोबोट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जो लोगों का काम आसान कर रहे हैं, राइट। तो अब रोबोटिक्स में किस तरीके से एआई का यूज़ होता है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको इस लाइन को पढ़ना होगा, जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल रोबोट्स मेंशन किया, ऑटोनोमस ड्रोन्स मैंने मेंशन करा है, शो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ये सारे जो है रोबोटिक्स के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एआई का पार्ट है जिसमें इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स होते हैं। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स दिखाऊं एक बार तो किस तरीके से होते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या फिर कहीं भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स बहुत काम आते हैं, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, कुछ इस तरीके से आपने मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ये रोबोट्स देखे होंगे, ये भी टोटली एआई पे वर्क करते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। देन ऑटोनोमस ड्रोन्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स आजकल आर्मी भी यूज़ कर रही है। जो ड्रोन्स होते हैं वो अपने आप से फ्लाई कर पाते हैं, अपने आप से चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं, जो थ्रेट होते हैं या फिर जो खतरा होता है उसको वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाते हैं, और फिर वो नीचे जो भी पायलट होता है जो उस ड्रोन को उड़ा रहा होता है, चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उस तक वो सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि टेस्ला, या फिर इंडिया में भी कई आजकल ब्रांड्स आ रहे हैं जो सेल्फ ड्राइविंग जैसी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो आपको टेस्ला वगैरह के बारे में तो पता ही होगा, मैं स्टिल एक बार सर्च करके ज़रूर दिखाऊंगा। राइट, तो ये है टेस्ला की कार्स, ये ऑटोनमस होती है, ये आपको
विदाउट ड्राइवर भी चल सकती है, आप इसमें जस्ट पैसेंजर सीट पे बैठ जाइए और जो गाड़ी है ऑटोमेटिक चलती है। बट स्टिल सेफ्टी पर्पसेस के लिए आपको पैसेंजर ड्राइवर सीट पे बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वहाँ गाड़ी में सो जाएं और गाड़ी अपने आप चलेगी, नहीं, अभी इतना भी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। बट स्टिल जो गाड़ी है विदाउट ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर के कुछ इंटरैक्ट किए हुए चलती है, राइट। तो इतना आगे जा चुका है एआई। देन कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन क्या होता है, आपने देखा होगा गाइस, हमारे फ़ोनों में अगर जो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ोन में गूगल लेंस नाम का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, एंड्रॉयड में। और इवन आईओएस यूज़र्स भी काफ़ी गूगल लेंस को यूज़ करते हैं। और अगर आप दूसरे किसी देश में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे आप साइन बोर्ड्स देखते हैं, तो गूगल लेंस के थ्रू आप डायरेक्टली उस साइन बोर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो किस तरीके से होता है, वो होता है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी की मदद से, जहाँ पे वो इमेज को पढ़कर समझकर आपके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ मैंने मेंशन कराई कि जो कंप्यूटर विजन है वो इमेज को समझ सकता है, वीडियोस को समझ सकता है। देन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जो आपका फ़ोन अनलॉक होता है ना, आप देखा होगा आपका जो फ़ोन है फेस अनलॉक भी उसमें एक तरीके का लॉक आपको फीचर मिलता है, राइट। तो वो कैसे अनलॉक होता है, आपके फेस रिकॉग्नाइज करके, और वो भी कंप्यूटर विजन है। मतलब अंदर जो फ़ोन के अंदर जो कंप्यूटर है वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये रियल पर्सन है जिसका ये फ़ोन है, जिसने ये पासवर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो रिकॉग्नाइज करता है वो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी की मदद से। देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। ये गाड़ियों के अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल मैं दे रहा था, तो टेस्ला के अंदर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है और टेस्ला के सामने कोई अगर पर्सन आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ये कोई जानवर है, ये कोई पर्सन है, कोई ट्रक है, कोई गाड़ी है। वो कैसे होता है, वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। कंप्यूटर विजन सिंपल, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंप्यूटर को विजन मिल गया, कंप्यूटर को आंखें मिल गई है जिससे वो देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी है, राइट। हालांकि आंखें नहीं होती है, वो सेंसर्स के बेसिस पे काम करता है, सेंसर्स या फिर कैमरा के बेसिस पे, बट स्टिल जो नाम है वो कंप्यूटर विजन है। देन NLP या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ चैटबॉट्स के अंदर किया गया है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर भी NLP का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझ के उस चीज़ को यूज़ करता है। अब यहाँ पे मैं आपको कई जगहों पे, मैंने दूसरे इधर भी मैंने कई जगह पे गूगल ट्रांसलेटर का एग्जांपल दिया, तो आपको कहीं इस तरीके से कन्फ्यूजन ना हो जाए कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या फिर एक एआई को यूज़ कर कर ही कोई टूल बनाया जा सकता है। अब जैसे गूगल ट्रांसलेटर, इसमें कई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया होगा, मशीन लर्निंग भी यूज़ की गई होगी, इसमें NLP भी यूज़ किया गया हो सकता है, इसमें कंप्यूटर विजन तो खैर नहीं यूज़ किया गया होगा, बट इसमें दूसरा जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग यूज़ की जा सकती है। तो इस तरीके से सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को मिला के कोई एक टूल बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी हमारे NLP की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग टोन्स, अलग लैंग्वेजेस में जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उस सारी चीज़ को ये एनालाइज कर पाता है, ठीक है। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हमने ऑलरेडी बात कर लिया, आई गेस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, ये रहा, ठीक है। मैंने आई गेस दोबारा 2 जगह यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, तो इसको स्किप करते हैं। एक है हमारा ऑटोनमस एआई। अब ऑटोनमस एआई क्या है, जो कि है टेस्ला के अंदर लगा हुआ, ठीक है। ऑटोनमस एआई, जहाँ पे जो गाड़ी होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स दिखाए थे, उसके अंदर भी एक ऑटोमेशन लगा रहता है। वो एक फिक्स काम करते हैं, उसको जो किसी का काम होता है, गाड़ी का जो गेट दरवाजे का पैनल होता है उसको उठा के वहाँ पे गाड़ी के बॉडी के साथ बिल्ड, या फिर गाड़ी की जो चैसी होते हैं उसके साथ अटैच करके उसको वेल्ड करना, तो वो सिर्फ वो उतना ही काम करता है। वो ऑटोमेटिक तरीके से या फिर ऑटोमेटेड तरीके से वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, ठीक है। बट स्टिल अगर उसके बीच में, उसके प्रोसेस के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, कोई दूसरी चीज़ आ जाए, तो वो समझ सकता है, चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है और वहीं पर वो रुक जाता है, राइट। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है जिसको चालू करके छोड़ दिया और वो खाली पार्ट को उठाएगा, अटैच करेगा, वेल्ड करेगा, पार्ट को उठाएगा, अटैच करेगा, वेल्ड करेगा, नहीं। अगर उस प्रोसेस के बीच में कोई एरर आ जाता है, कोई पर्सन, लेट्स से कि अगर वो पैनल उठा के ला रहा है, 100 किलो का वो पैनल है, उठा के वो अगर वो बॉडी, गाड़ी की बॉडी में अटैच करने की कोशिश कर रहा है, बीच में कोई पर्सन आ जाए और वो उस चीज़ को प्रोसेस ना कर पाए, समझ ना पाए, तो ऑब्वियसली उस जो ह्यूमन है वहाँ पे उसको चोट लग सकती है, राइट। तो वहाँ पे इस रोबोटिक्स का सारा
गेम आ जाता है, या फिर ये ऑटोनमस एआई का गेम आ जाता है, जहाँ पे वो चीज़ों को समझ पाता है कि बीच में कोई पर्सन आया, मुझे रुकना चाहिए, राइट। इस तरीके से एआई जो है सेफ्टी में भी हमको मदद करती है, राइट। तो ये तो थी काफ़ी डिफरेंट और एडवांस एआईज। अब है हमारा जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होते हैं? जैसे कि हम जो इस कोर्स के अंदर थ्रू आउट द कोर्स हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जनरेटिव एआई का अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो चैट जीपीटी जो टेक्स्ट आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये होते जनरेटिव एआई जो जिसमें आप उसको कुछ कमांड देते हैं सामने वाले को कि मेरे को कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना है, इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का इमेज, इस तरीके का म्यूज़िक, और वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देना आपको जो रिस्पॉन्स लाकर देता है। और वो भी कहीं से कॉपी नहीं, कहीं से उठाया हुआ नहीं, रियल सोच कर, खुद समझ कर, खुद से बनाया हुआ, राइट। अब चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, देन इसके बाद परप्लेक्सिटी होता है एक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। परप्लेक्सिटी होता है। देन इमेज जनरेशन में भी होता है जो एक डाली बोला जाता है इसे, राइट, ऐसे लिखा जाता है डाली। देन एक और फेमस है मिड जर्नी। तो ये काफ़ी फेमस इमेज जनरेशन एआई टूल्स है, राइट। इनको क्या करना पड़ता है? आपको जस्ट जाके कमांड देना पड़ता है कि मेरे को कुछ इस तरीके का सिचुएशन चाहिए। सिचुएशन आप खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अ पर्सन यूजिंग अ लैपटॉप इन अ डार्क रूम विद लो लाइटिंग, इस तरीके से आप कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे और आपकी डिस्क्रिप्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इमेज जनरेट करके देगा, जो वर्ल्ड में कभी शूट भी नहीं हुई, कभी फ़ोटो खींची भी नहीं गई, वो खुद बनाकर आपको देगा वो इमेज, राइट। तो ये है एआई ऑफ पावर, और ये है एक एआई की छोटी सी कैटेगरी जिसे हम जनरेटिव एआई कहा जाता है। और इन टूल्स को तो हालांकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देखते हैं, गाड़ियों के अंदर लगे हुए देखते हैं, रोबोट्स के अंदर या सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जैसे कि गूगल का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लगे हुए देखते हैं। तो वो तो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर ही रहे हैं, हमें उनसे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस की अभी हमें फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है, मतलब जितना हम यूज़ कर पा रहे हैं उतना ही करते हैं, राइट। बट जो ये जनरेटिव एआईज़ है, ये आजकल जो है काफ़ी बूम पे हैं, क्योंकि ये लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, लोगों की इफ़िशेंसी बढ़ा रहे हैं, और जो है ओवरऑल जो अगर ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से या उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी कॉस्टिंग कम कर रहे हैं, राइट। अगर लेट्स से ये मिड जर्नी टूल ना हो या फिर ये इमेज जनरेशन टूल ना हो, तो ऑब्वियसली इन टूल्स को इन इमेजेस को बनाने के लिए जो हम जिसकी मदद से ये हम इन टूल्स की मदद से हम कुछ सेकंड्स में बना लेते थे, वो हम किसी इमेज डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल के वो आधा घंटा 1 घंटा लगा के वो इमेज बना के देगा हमें, राइट। तो वहाँ पे हमारी कॉस्टिंग सेव हो रही है। ऐसे ही म्यूज़िक जनरेशन टूल्स भी होते हैं, वीडियो जनरेशन टूल्स भी होते हैं। हम थ्रू आउट द कोर्स इन टूल्स के बारे में बात करेंगे, इनको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाता है वो चीज़ को समझेंगे, और आपकी इफ़िशेंसी को मे बी 2x 10x और मे बी 100x तक कैसे ले जाया जा सकता है, उन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको आइडिया लगा होगा कि मैं क्यों इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो टाइप्स ऑफ एआई है आपको क्यों बताया जा रहा है, सो दैट कि आपकी जो एआई से रिलेटेड नॉलेज है वो अधूरी ना रह जाए, राइट। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।